एनसीबी 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, भोजवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और हाँ, तार तो हॉलीवुड तक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अभी तक का सवाल यही होता था ना कि ड्रग्स के मकड़जाल में कितनी गहराई तक अभी बॉलीवुड है, लेकिन अब सवाल यह होने लगा है बड़ी मछली गिरफ्त में कब आएगी। ये कलाकार तो गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन इन्हें ड्रग सप्लाई किसने की, इन्हें ड्रग यूजर से लेकर के ड्रग पेडलर आखिरकार किसने बनाया। डिबेट को हम कर देते हैं ओपन। कैनवास बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। शमशेर पठान पूर्व एसीपी मुंबई के हमारे साथ में हैं। अनुजा कपूर देश की जानी मानी लॉयर हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। सतीश त्रिपाठी बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ में हैं। एल राव पूर्व डीसीपी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं उर्वशी खोना आपके पास। उर्वशी, 11:30 बजे अब से लगभग सवा घंटे के बाद में अदालत में पेशी कराई जाएगी। एनसीबी ने इनके खिलाफ क्या क्या सबूत तैयार किए हैं और अदालत में जब पेशी होगी क्या ये माना जाए कि एनसीबी इन दोनों की ही, यानी भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया, इन दोनों को रिमांड मांग सकती है क्या? जी बिल्कुल, रिमांड कॉपी के दौरान जो है और डिटेल्स पता चलेंगे। पर अगर हम बात करें अभी फिलहाल के चीज़ों को लेकर, तो अभी फिलहाल भारती और उनके पति को सायन अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल को लेकर। हम आपको बता दें 86.5 ग्राम्स जो बरामद हुए हैं उनका जो रेसिडेंस है उनकी ओर से ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी वो एक ड्रग पेडलर्स के नाम से हुई थी, जहाँ पे एक जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया था उसने कहीं ना कहीं भारती और उसके पति का नाम बोला, जिसके बाद रेड्स हुई और बरामद हुआ और इनफैक्ट कंजम्पशन को लेकर भारती और उसके पति ने एक्सेप्ट भी किया, जिसके बाद ये एनडीपीएस के तहत दोनों के दोनों अरेस्ट हुए हैं। खान टांडा में इसके दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। आप लेकिन याद रखिएगा 1 घंटे तक आप टीवी स्क्रीन पर हैं और रिपोर्ट कर रही हैं। दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। एक बार हम गेस्ट पैनल को ओपन कर देते हैं। सतीश त्रिपाठी जी, पहला सवाल मैं आप ही के पास लेकर के आऊंगा। आपने तो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में काम किया है, आपने तो सुखविंदर पाजी के साथ में काम किया, बड़े बड़े ब्रांड के साथ में काम किया है। मुझे समझाइएगा, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं क्रोधित भी हूं क्योंकि मैं खुद भी कलाकारों को बहुत पसंद करता हूं, मैं क्रिएटिविटी को बहुत पसंद करता हूं, मैं बहुत बड़ा मूवी बफ हूं। लेकिन एक बात ये बताइए, क्या एक्शन गांजे के बिना नहीं आता क्या? क्या इमोशन चरस के बिना नहीं आता क्या? क्या कॉमेडी गांजे और चरस, अफीम, हैश, वीड, हशीश, इन सब के बिना नहीं आती क्या? क्या बॉलीवुड में जो संगीत भी दिया जाता है वो भी, क्या, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको पर्सनली जानता हूं मैं, लेकिन क्या बॉलीवुड में सब कुछ, जितने भी इमोशन हैं, जितने भी जज्बात हैं, ये चरस, गांजे, हैश, वीड, हशीश, इन सब के बिना नहीं आते क्या? राशिद भाई, ये एक फैशन है, एक नया ट्रेंड चालू हो गया हमारी इंडस्ट्री में। नशा तो हमारे संगीत का है, नशा हमारी धुनों का है, नशा गायकों की गायकी का है, नशा राइटिंग का है, नशा एक्टिंग का होना चाहिए। हाँ। नशा होना चाहिए जो हमारे देश की जो जनता है, जो क्लैपिंग करती है हमारे गानों पे, हमारे एक्टिंग पे, हमारे राइटिंग पे, हमारे लिरिक्स पे। हाँ। उसका एक अलग नशा होता है, उस नशा से उतरने का चांस ही नहीं मिलता है। इस नशे के बारे में लोग क्यों जा रहे हैं? आप खुद, ये इतनी शर्मनाक बात है। अभी सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, करिश्मा, अर्जुन रामपाल, ये नाम कम थे क्या? ये समझ में नहीं आ रहा क्या हमारे बॉलीवुड को कि इस कदर बदनाम हो चुकी है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसके बाद भी ये लोग गांजा अपने घर में रख रहे हैं। ये तो शर्मसार कर देने वाली बात है। आने वाली पीढ़ी, राशिद भाई, सतीश जी, ड्रग्स मंडली की कुंडली इस तरह से खुलती चली जा रही है ना, बस इतना ही पूछूंगा मैं आपसे, क्या बॉलीवुड में चरसी भरे पड़े हैं क्या? क्या बॉलीवुड में ये गजेड़ी भरे पड़े हुए हैं क्या? कोई अर्जुन, क्या इनका हशीश वीड के बिना काम नहीं चलता है क्या? कौन भेजेगा अपने बच्चों को? अरे सतीश जी, मैं तो आपके स्टूडियो भी जा चुका हूं, मैंने ये देखा है कि कितने पैशनेट होकर के आप काम करते हैं और आप तो चाय पीने से भी कतराते हैं। यू आर अ टी टोटलर। लेकिन बाकी ऐसे क्यों नहीं? बाकी सतीश त्रिपाठी जैसे क्यों नहीं? राशिद भाई, ये संस्कारों का असर है। आपके और हमारे घर से वो संस्कार बचपन से मिलते हैं। अब वो संस्कार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं। हाँ। ये लोग इंडस्ट्री में जाने के बाद जो फैशन देखते हैं, ये लोग उनसे ये चश्मा जो पहन लेते हैं, एक आवरण पहन लेते हैं। हाँ। उस चश्मे को ये उतार नहीं पाते जिंदगी भर। ये सोचते हैं यही ए ग्रेड है, यही A+ है और A+ में आने का यही एक तरीका है कि आप इसको फैशन लीजिए, आप गांजा पीजिए, आप ऐश पीजिए, आप चरस पीजिए, ठीक है, आप चरसी चलाएंगे, आप बहुत। मैं अनुजा कपूर के पास में जाता हूं। अनुजा कपूर, अगले 1 घंटे में अलग अलग हैसियत से आपसे बात करूंगा।
मैं जानता हूं कि आप सीनियर लॉयर हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं ये जानता हूं कि सोशली आपने बहुत ज्यादा काम किया है, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा आपने काम किया है, और आपके इन्हीं काम के कैनवास को देखते हुए कुछ सवाल हैं मेरे। सबसे पहले मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूं, मैं सीनियर लॉयर से उसके बाद में बात करूंगा। अनुजा, ये कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए, मैं भी क्रिएटिव हूं, मैं भी एक एंकर हूं, मैं भी एक रिपोर्टर हूं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मुझे किसी भी नशीली चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले हैं, दीपिका से लेकर के सारा तक, हर्ष लिम्बाचिया से लेकर के भारती तक, अर्जुन रामपाल से लेकर के रिया चक्रवर्ती तक, इन्हें नशे की जरूरत क्या होती है? क्या ये लोग नशे के बिना कैमरा फेस नहीं कर सकते क्या? नशे के बिना क्या ऑडियंस फेस नहीं कर सकते क्या? वो कौन सी मनोदशा होती है अनुजा? जी राशिद, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बहुत टाइम बाद आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और जहाँ पर आपने सवाल पूछा वो ये है कि साइकोलॉजी इन लोग के बिहाइंड, इनके दिमाग में यही रहती है, क्योंकि ये चाहे कितने भी कहते हैं ना लो तबके से आए हों, पर आते तो लाइमलाइट में है, आते तो लाइमलाइट में है। और लाइमलाइट यही है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा के रखें। और जब आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे कूल दिखना है, और ये कूल दिखने के लिए ये इस तरीके के सेवन करते हैं, क्योंकि आपको पार्टीज, रैव पार्टीज क्या होती हैं? सिर्फ रैव पार्टीज बॉलीवुड में तो है नहीं, हर जगह, बहुत जगहों पर भी है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है। पर आपको दुख इस बात से होगा कि जो बच्चे इनको रोल मॉडल मानते हैं, आज उनके सामने धज्जियां उड़ रही हैं इस बॉलीवुड की। क्योंकि आप बात करते हैं पंजाब में लोगों की, उड़ता पंजाब किसने बनाया वहां पर, जबकि ये लोग खुद बात करते हैं इस बात की, बॉलीवुड वाले, और उस तरह के पिक्चरें भी बनाते हैं और खुद ही अपना को खोखला भी दिखाते हैं। आप ये देखिए कि क्या नाम है, कपिल शर्मा के शो पे कितनी बातें हुई ड्रग्स से रिलेटेड, और आज वो खुद ही लिप्त है। तो देखिए, खिड़की जिसकी नहीं खुली आज बस उसकी नहीं खुली। अगर हम क्राइम को समझने की कोशिश करें तो देखिए, इनको ये लगता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी नजर आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपको कई जानकारियां हैं अभी, कि अभी कई और भी खिड़की खुलने वाली हैं क्या अनुजा? आप कहिए तो यस, देयर आर सम थिंग्स जो अभी हिडन में है, और आप देखेंगे और हैरान होंगे कि अंदर की गंदगी और कितनी है, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे आप, अगर आपने इस क्वेश्चन ने पूछा था कि सबको ये पता होने के बावजूद, अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि उन्होंने घर में क्यों रखा हुआ था, उन्होंने घर में इसीलिए रखा था क्योंकि दे कैन गेट अवे विद द क्राइम। दिस इज अ क्राइम, दिस इज इलीगैलिटी, दे कैन गेट अवे विद इट। क्यों? क्योंकि ये रसूखदार लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। सुशांत केस ने इस चीज को प्रूव कर दिया। सुशांत का केस आगे बढ़ नहीं पाया और रिया भी बाहर आ गई, और कोर्ट ने भी जिस तरीके के इन लोगों ने एविडेंस दिए, वहां पर भी इश्यूज क्रिएट हुए। तो आप इस चीज को देखिए, इन्हें ये लगता है, इन्होंने बोल दिया होगा इनके लॉयर ने कि आप बात कर लीजिए और आप खुद बोल दीजिए हाँ जी हमने लिया है, एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पोजेशन हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्हें ये लगता है कि हमें आ जाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट। आई थिंक यू नो दिस कि भारती इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो वो एक सिचुएशन, एक और देखिए कितनी शर्म की बात है, शी इज बीइंग प्रेग्नेंट, उसे इस बात की शर्म नहीं आई कि वो आगे अपने बच्चे को, हो सकता है बाहर में जन्म वही दे। तो क्या अपनी तरह नशेड़ी बनने के बाद बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है एज अ मदर कि आपकी बॉडी ने आगे बच्चे को क्या आपने दिया गिफ्ट? तो ये जो लोग हैं, ये दुनिया में जब सामने आते हैं और ये अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे लोगों को कॉमेडियन मान रही हूँ जिनकी खुद की जिंदगी खोखली है। हम लोग इतने लोगों को जानते आए हैं। अनुजा, आपकी आवाज में जो दर्द है ना, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ मदर। अनुजा, यू आर अ मदर, यू आर अ सीनियर लॉयर, यू आर अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों के दिल भी जानते हैं, आप लोगों के दिमाग भी जानते हैं, लोगों के जज्बात भी जानती हैं, लोगों की असलियत भी जानती हैं। और यही एक वजह है कि अनुजा कपूर ने बहुत बड़ी बात की है। अगर पूरा हिंदुस्तान सुनना है, और बॉलीवुड को जरूर सुनना चाहिए, जो बात अनुजा कपूर ने कही है कि भारती इज प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में अगर गांजा का सेवन कर रही है ना, अगर गांजा पी रही हैं, तो न जाने कितने गुनाहों को अंजाम दे रही हैं। एक बार चलते हैं हम शमशेर पठान जी के पास में, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस। शमशेर पठान जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ड्रग्स के इस दलदल में कभी नेता होते हैं, कभी अभिनेता होते हैं, कभी पेशथी पर्सनालिटीज होती हैं, कभी पीआर वाले होते हैं, कभी एड वाले होते हैं, कभी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कभी कास्टिंग एजेंसी होती है, कभी पुलिस वाले भी होते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इतनी ज्यादा
इतनी मजबूर क्यों है, इतनी लाचार क्यों है? ड्रग्स का ये जो जाल है, इस रैकेट को, इस सिंडिकेट को मुंबई पुलिस अभी तक ब्रेक क्यों नहीं कर पाई, इसका खात्मा क्यों नहीं कर पाई? अभी भी मुंबई में ड्रग्स के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी क्यों चलती है? सही बात है, मुंबई पुलिस तो फेल हो चुकी है, तो दिन पे दिन पता चल रहा है कि जहाँ पर ड्रग का मामला है मुंबई पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पाया और अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर मुझे शर्म आ रही है ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, ये इतना ज्यादा मामला 2 महीने से चलने के बाद में भी ये लोग वापस ये सब चरस गांजा घर पे रख रहे हैं। इन्हें जूते से मारना चाहिए लोगों को पकड़ने के बाद में पब्लिक के सामने, इनकी हकीकत जानना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी ला रहे हैं पूरा। पहले तो मैं काफी के साइड में था कि मैं थोड़ा विक्टी में, बट आई फील नाउ दे शुड बी हैमर इन पब्लिक। हाउ दे कैन डू इट, हाउ दे कैन डू इट। इतना होने के बाद में आदमी सुधर जाता है कि भाई इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग को परेड हो चुकी है, अरेस्ट हो चुकी है, तो पीने वाला आदमी छोड़ देगा। लेकिन बेशक लोग जो अभी है ये भारतीय, ये भी गरज गांजा घर पे रखते हैं। शमशेर प्रधान जी, एक मिनट के लिए आपको रोकना पड़ा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारती सिंह को हो सकती है 6 महीने की जेल। अनुजा सुनिएगा, 10,000 रुपए का लग सकता है जुर्माना। भारती के घर से मिले गांजे की मात्रा कानून के तहत कम है। भारती के घर से 86.5 ग्राम का गांजा बरामद हुआ है। 1 किलो तक के गांजे को लो क्वांटिटी माना जाता है। अब लीगली समझाइए अनुजा, अब मैं एक सीनियर लॉयर से बात करूंगा, लीगली समझाइए। अगर घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है तो भारती के लिए आगे आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं? और क्या ये माना जाए कि अगर 1 किलो को लो क्वांटिटी माना जाता है तो ऐसे में यूं ही बस जैसा कि आप कह रही थी, महीने भर के बाद, 1.5 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगी? बिल्कुल, और ये थे आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब वो बात कर रहे होंगे, जब पुलिस उनके घर पर होगी तो उन्होंने लॉयर को जरूर कनेक्ट किया होगा और उन्हें कांटेक्ट करके ही इस बात को, जो कि पोजेशन में था, और उनको ये बता दिया गया होगा कि एक किलो से कम का है। तो ये फिर तुम्हारे को तुम अपने आप को आप ये कह दीजिएगा हाँ कि हम लोगों ने करा है, हमारे पास है, क्योंकि हमारे पोजेशन पे निकला है, तो आपको 5-6 महीने में, जैसे कि आप कह रहे हैं, क्योंकि ये 5-6 महीने की जो सजा है, ये बात ये है, आपके ऊपर काला धब्बा लगना, ये बात बड़ी है। बात यह है कि आप उस रैकेट में आ गए हैं। आज के बाद से आपके जो फैन फॉलोइंग है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको लोग देखना बंद कर देंगे और बच्चे जो आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे वो बंद कर देंगे आपको देखना। देखिए, फैन फॉलोइंग होना और पोजेशन होना, इसी तरीके से लिक्योर को भी, कितना लिक्योर आपके घर में हो सकता है उसके ऊपर भी बात होती है। उसके बावजूद भी लोगों के घरों में लिक्योर होती है। अनुजा, अब एक बार जो बात आप कह रही है ना, फैन फॉलोइंग की, ड्रग्स के दलदल में कितने सितारे हैं, ये भी एक बार के लिए देख लेते हैं और उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास वापस लौट करके आऊंगा। बॉलीवुड में कितने गांजा गैंग एक्टिव हैं, अब आप ये देखें। भारती सिंह तो महज कह सकते हैं कि बहुत एक छोटी मछली हैं। इनके अलावा हर्ष लिम्बाचिया, अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, एबिगेल पांडे, सनम जौहरी से चलाते रहे। मैं चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखे और मैं चाहूंगा कि इनकी फैन फॉलोइंग वाकई कम होनी चाहिए। लोग ये जाने कि आप जिन चहेते सितारों के लिए अपने पैसे लुटाते हैं, जिन चहेते सितारों के लिए अपना बेशकीमती वक्त देते हैं, जिन चहेते सितारों को लेकर के आप पैशनेट हो जाते हैं, जिनके साथ में अपने दिल को जोड़ लेते हैं, दिमाग को जोड़ लेते हैं, जज्बात को जोड़ लेते हैं, वो लोग कहीं चरसी होते हैं, कहीं गांजा ले रहे होते हैं, कहीं हशीश लेते हैं, कहीं वीड लेते हैं, कहीं माल ले रहे होते हैं। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। इतने नाम हैं जो अभी मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं और ये नाम बढ़ भी सकते हैं। ये गांजा गैंग है, इन्हें गौर से देखें आप। इनमें नाम आएगा बड़े बड़े चेहरों का। इनमें दीपिका पादुकोण है, रकुल प्रीत सिंह हैं, श्रद्धा कपूर हैं, हर्ष लिम्बाचिया हैं, सनम जौहर हैं, अबिगेल पांडे हैं और इस तरह के न जाने कितने नाम अभी और भी आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो नशा है ना, नशे का कारोबार कितना बड़ा है, अब आपको ये दिखाते हैं हम और फिर उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास में चलेंगे। अनुजा आप भी देखिए, एलन राव जी आप भी देखिए, शमशेर प्रधान जी, सतीश त्रिपाठी आप सभी देखिएगा। ये पूरी दुनिया की रिसर्च में निकाल करके लेकर के आया हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में सालाना 30 लाख करोड़ का नशा होता है। 3 रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। पहली रिपोर्ट ड्रग वॉर डिस्टॉर्शन एंड वर्डोमीटर की रिपोर्ट है, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दुनिया में सालाना 30 लाख करोड़ रुपए के ड्रग्स का धंधा होता है। अब अगला आप आ जाइए, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की 2019 की रिपोर्ट है। अगली ये रिपोर्ट बताती है अकेले भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं और इनमें महिलाएं ज्यादा हैं। 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब, अफीम,
कैनबिस का सेवन करती हैं। भारत की लगभग 20% आबादी अलग अलग नशे की चपेट में है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी है, थर्ड स्टडी है 2017 की। आंकड़ों से क्या खुलासा हुआ देखें। दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई है और भारत में सिंथेटिक ड्रग्स, स्मैक, हेरोइन, कोकीन का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ में बढ़ गया है। क्या मैं एलन राव जी के पास में जा सकता हूं? ठीक है, एलन राव जी के पास में चलता है। एलन राव जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कहीं पर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, यहां पर मुंबई पुलिस है, दिल्ली पुलिस भी है, भारत की पुलिस भी ये कही जाती है कि थर्ड डिग्री के मामले में किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में 16 करोड़ लोग, 16 करोड़, 133 करोड़ की आबादी में से अगर 16 करोड़ लोग नशे की चपेट में हैं, तो फिर इन्हें बचाया क्यों नहीं जा सकता? सिंडिकेट पर लगाम क्यों नहीं लगती? वो सिंडिकेट जो कभी दुबई का बताया जाता है, कभी लाओस का बताया जाता है, कभी थाईलैंड का बताया जाता है, कभी म्यांमार का बताया जाता है, इस सिंडिकेट को या सिंडिकेट की रीढ़ आज तक मुंबई पुलिस तोड़ क्यों नहीं पाई? आंकड़ों का खुलासा करके ये बताया कि ये बीमारी कितनी अहम है और गहन है, लेकिन इसको रोकने के लिए देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियरली कर दूं कि क्राइम कभी खत्म नहीं होता है। क्राइम कभी खत्म करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, वो कम जरूर हो सकता है और उसके करने के लिए सेंट्रल लेवल पे। एलन राव जी, क्या बात कर रहे हैं आप? एलन राव जी, फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल आप रहे हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि क्राइम कभी खत्म ही नहीं हो सकता। क्या बात कर गए आप? खत्म नहीं, कम हो सकता है। मैं बड़ा सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा हम सबको। खत्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है, और वो कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस, एनसीबी सब करें तो उसको कम से कम मिनिमम लेवल पे जरूर ला सकते हैं। ये हम सबको मानना पड़ेगा रियलिटी। आप क्या समझते हैं कि मर्डर की सजा अगर फांसी है तो क्या कभी मर्डर खत्म हो गए क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली क्राइम का अगर डर है, कानून का डर है और उसका डर है, तो डेफिनेटली पब्लिक में एक रहेगा। जिस प्रकार से एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री में ये कार्रवाई की है, इससे डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में ये भय जरूर हो जाएगा और ये भय होना बहुत जरूरी है। अनुजा, जितनी हैरानी एलन राव जी के स्टेटमेंट पर मुझे हुई है, यकीनन आपको भी हो रही होगी। अगर फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल ये कहने लगे ना कि क्राइम कम तो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी जानते हैं कि मजबूरी कितनी होती है, ये भी जानते हैं कि जब बड़ी मछली को गिरफ्त में लेना होता है तो प्रेशर कितने ऊपर से आता है। इसका मतलब यही माना जाए ना। और अनुजा, मैं ये भी समझना चाहूंगा, कानूनी तौर से मुझे बताइएगा कि जितने एक्शन में एनसीबी है ड्रग्स के खिलाफ, इतनी एक्शन में किसी भी राज्य की पुलिस क्यों नहीं होती, यह सवाल है। कोई और जांच एजेंसी क्यों नहीं होती, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। एजेंसीज तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एनसीबी जितने कड़े एक्शन ले पा रही है या कानूनी दायरे में जिस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, कोई और एजेंसी क्यों नहीं? देखिए राशिद जी, आपने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले एलन राव जी ने जो बोला है, ऑन अ क्रिमिनोलॉजिकल फ्रंट अगर मैं इस बात को समझूं तो हम लोग हमेशा से ही कहते हैं, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना, जहाँ सोसाइटी बॉर्न होती है वहीं क्राइम बॉर्न होता है। ये दोनों चीजें साथ साथ पैदा होती हैं। मुझे बस दुख और हैरानी इस बात से हुई है कि इन्होंने बोला है कि हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ तो ये अभी तक मैक्सिमम लेवल पर क्यों था? ये बिल्कुल ठीक है कि हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर हम लोग बात करते हैं उखाड़ कर फेंकने की, वो चीज के लिए मुझे दुख इस बात का है कि अगर हम मिनिमाइज कर सकते थे तो ये मिनिमाइज क्यों नहीं हुआ? तो क्या हर गवर्नमेंट इस चीज का फायदा उठाती है? क्योंकि आगे आने वाले मैंडेट के अंदर वो इनको आगे लेकर आती है, जैसे वुमेन सेफ्टी, ड्रग्स से रिलेटेड। क्या इसी मैंडेट के चलते क्या ये लोग आगे अपने इलेक्शंस को जीतते हैं? क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या ये वोट बैंक है? क्या इससे रेवेन्यू सिस्टम इज मच हायर? क्या अल्कोहल और ड्रग्स लेने से रेवेन्यू सिस्टम इज कमिंग टू देम? आप पेंडेमिक में देख सकते हैं कि वैक्सीन निकली नहीं है, लॉकडाउन हटा नहीं है, पर आपको भी मालूम है कि अल्कोहल सबसे पहले ओपन अप कर दिया गया था। आप ये देखिए कि जहां पर सिगरेट, गुटखा और उन सब की बात हम लोग करते हैं, बहुत चीजें इलीगल है, बट क्या इलीगल होने से क्या उनका हेरफेर नहीं हो रहा? क्या वो चीजें इलीगली हमारे यहाँ नहीं आ रही? मारवाना को ये लोग कह देंगे, अभी कुछ ही देर में पैनलिस्ट ये भी कह सकते हैं, मारवाना को कुछ टाइम में ये लोग लीगल करना चाह रहे हैं। अभी तो लीगल नहीं है ना,
अभी तो ये क्राइम है। तो जब तक कोई चीज क्राइम है उसके लिए ऑडिट्स क्यों नहीं होती, उसके लिए रेड्स क्यों नहीं होती, तो वो रेड्स जो है क्यों बचाई जाती हैं। आज एनसीबी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, एनसीबी इतने आगे आ रही है। सर एनसीबी आगे इसीलिए आ रही है क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर है सुशांत के केस का था, और आपने बिहार का केस भी देखा, वहां पे भी इस वक्त लड़ाई, लाइक आपको मालूम है पॉलिटिक्स कितना हाइपर है। एनसीबी काम जो कर रही है वो इसलिए क्योंकि सेंटर इस वक्त उनके साथ खड़ी है और सेंटर चाह रही है कि एनसीबी काम कर जाए। उर्वशी खोना शायद कुछ कहना चाहती हैं। अनुजा, उर्वशी खोना चूंकि ग्राउंड जीरो पर है, ठीक है अनुजा, ठीक है। उर्वशी खोना चूंकि ग्राउंड जीरो पर है, उर्वशी खोना मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाली ये बड़ी मछली कौन सी है? मुंबई के वो कौन से इलाके हैं जहां पर यह कहा जाता है कि यहां से ड्रग सिंडिकेट चला करता है? इस ड्रग सिंडिकेट के तार कहां कहां पर जुड़े हैं? और मैं फिर से वही पूछूंगा, बड़ी मछली कौन है? बड़ी मछली कहां पर बैठी है? सिंडिकेट का जो किंग है, किंग पिन, मास्टरमाइंड, वो कौन है? हम आपको बता दें कि जब से ये पूरा ड्रग्स और बॉलीवुड का मामला शुरू हुआ है, एक पर्सन जिन्हें एक मास्टर जी के नाम से जाना जाता है, ये वो पर्सन है जो नॉर्थ साइड से, इंडिया के नॉर्थ साइड से जो है सारे ड्रग्स का व्यापार यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैक्सिमम सिटी मुंबई तक करता है। ये चीजें हमने पहले भी बताई है। अच्छा। और वही उस जहाँ पे उस वो किंग पिन को लेकर जब बातचीत चल रही है, अच्छा सतीश त्रिपाठी जी, बातचीत चल रही है, वहीं हम किसी मास्टर जी से मिले हैं क्या? मुंबई में तो बहुत काम किया है ना आपने सतीश जी, मास्टर जी से मिले हैं कभी? अरे मास्टर जी से राशिद भाई वही लोग मिलेंगे जो उनके शिष्य होंगे। अरे क्या बात आप कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो सिंसियर संगीतकार बन करके रह गए ना। ये किक आती है सतीश जी, मैंने सुना है ये बॉलीवुड वाले जो है ना, ये ऐसे लोग जो लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं, ये कहते हैं भैया हशीश से किक आती है, वीड ले लो किक आती है, गांजा से किक आती है। ये किक का चक्कर क्या है सतीश जी? ये किक के बिना बॉलीवुड नहीं चलता क्या? ये असल में ये जो मास्टर जी है ना, ये लोग जो मास्टर जी पकड़ाए हैं, इन्हीं मास्टर जी के वो लोग शिष्य हैं। अब मास्टर जी ने उनको यही बताया है कि अगर आप हशीश नहीं पियोगे, गांजा नहीं पियोगे, चरस नहीं पियोगे, तो आपको किक नहीं मिलेगी। ये किक मिलने की जो एक चाह है इन लोगों की, ये कभी खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार नशा किसी को लग गया, आप देखिए ना भारती सिंह को, आपके सामने उदाहरण है। पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो चुकी है। पूरी इंडस्ट्री इनको पता है कि गर्त में जा रही है, पूरी इंडस्ट्री को लोग गर्त में लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग पी रहे हैं। इनको इतना तो सोचना चाहिए कि भाई कुछ दिन तो छोड़ दो, ऐसा क्या नशा आपको हो गया है? अच्छा शमशेर जी, हाँ ठीक है। शमशेर जी एक बात ये बताइए, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन करने वाले ज्यादा हैं या खुद ही बॉलीवुड के ऐसे लोग जिन्हें ये लगा कि भैया देखो कमाई हो नहीं पाई, हम सक्सेसफुल हो नहीं पाए, तो ये भी एक अच्छा धंधा है, ड्रग पेडलर बन जाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स तक हम ड्रग्स पहुंचाएंगे, जैसा कि कई लोगों के बारे में पिछले दिनों खुलासा भी हुआ है। क्या बॉलीवुड में अलग अलग लीक है? क्या बॉलीवुड में अलग अलग पंक्ति है? एक है जो ड्रग यूज करते हैं, एक है जो ड्रग पेडलर हैं, एक है जो किंगपिन के साथ में संपर्क में रहेगा। ये ड्रग यूज करने वाले बहुत ज्यादा है, वैसे बिजनेस करने वाले ज्यादा नहीं है। तो लोग शमशेर जी, अगर आपको पता है कि ड्रग यूज करने वाले ज्यादा हैं, आप तो फॉर्मर इतने बड़े अधिकारी रहे हैं पुलिस के, क्यों नहीं आपने मिनिमाइज किया, जैसा कि अभी अनुजा कह रही थी? क्यों नहीं आपने क्राइम को मिनिमाइज किया? मजबूरी क्या होती है? ऊपर से दबाव होता है क्या? शमशेर जी अब आप रिटायर हो चुके हैं, बताइए ऊपर से दबाव होता है क्या? नहीं होता है। मैं आपको मेरी कारकर्दगी बताता हूँ। जब 1986-87 में जब ड्रग शुरू हुआ, उस टाइम पे मैं नागपुर पुलिस में था। मैंने एक टाइम में 900 किलो, 700 किलो, 800 किलो, 600 किलो, मेरा रिकॉर्ड अभी तक पूरा कायम है। इतने बड़े बड़े कंसाइनमेंट मैंने खुद पकड़ा था। हमने पूरी कोशिश की और हमारे कोशिशों के बाद में ये एनडीपीएस एक्ट हमारी कोशिश के बाद में आया है। आपको पता नहीं कि ये जो ड्रग जो थे, ये दारू के केस थे 66 में, जिसमें इमीडिएट बेल मिलता था, लेकिन हम लोग की कोशिश के बाद इसको रोकना है। हमारे उस टाइम में आगे गवर्नमेंट से आगे स्ट्रिंजेंट लॉ किए, तो मुंबई पुलिस के बोलने पर एक लॉ बना है 1986 में। ये मुंबई पुलिस की देन ये जो कायदा बना है, जिससे एकदम 90% ड्रग खत्म हो गया। जो सरेआम दिन में रास्ते में बिकता था, वो भी छुप छुप चलने लगा। तो ये हमारे मुंबई पुलिस की कारकिर्दी है। मैं बताता हूँ, जो सरेआम या दिन में जो चलता था ना, अब शाम में चलने लगा है, अब बड़े बड़े स्टार्स तक भी पहुंचने लगा है। और तो और
जितनी फीमेल स्टार्स हैं, जितने भी को आर्टिस्ट हैं, इन तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। आपने ना भी नहीं कहा है कि क्या किसी भी ड्रग वाले किंगपिन पर शिकंजा कसने से पहले कोई बड़ा प्रेशर होता है, क्या कोई बहुत बड़ा दबाव होता है क्या? यही जानना चाह रहा हूं मैं। मैंने कई किडनी पकड़े, मैंने खुद पकड़े, ऐसी नहीं है। लेकिन एनसीबी क्यों नहीं पकड़ती है, ये सवाल उनसे कीजिए आप, क्योंकि एनसीबी सब ना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, क्योंकि आगे प्रोग्राम के अपने अगले हिस्से में मैं दिखाने जा रहा हूं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स। और याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसी गोल्डन ट्रायंगल में आपको ये पता चलेगा ड्रग्स आती कहां पर है, ड्रग्स सिंडिकेट के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश हैं, और गोल्डन ट्रायंगल हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक इसका जाल कितना ज्यादा फैला हुआ है। आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस लेते हैं और उसके बाद बहुत बड़े खुलासे, 3 बड़े खुलासे आज मैं करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज अब से ठीक 1 घंटे के बाद भारती सिंह की अदालत में पेशी है। ड्रग्स केस में पति हर्ष के साथ सुबह 11:30 बजे पेशी है। पेशी से पहले सायन हॉस्पिटल में दोनों का मेडिकल कराया गया है। एनसीबी कोर्ट से दोनों की मांग सकती है रिमांड, यानी लगभग 6 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स ये क्या बला है, ये जब आप जानेंगे तो समझेंगे कि हिंदुस्तान में ड्रग का मकर जाल आखिरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक कितना फैला है। आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के हम चलते हैं। इन्फोग्राफिक स्टूडियो में आप जानेंगे कि किस तरह ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा होता है। तुरंत ही दिखाएं, हाँ ये मैप आपको नजर आ रहा है ना, इसी मैप के जरिए आप समझ पाएंगे। दुनिया का सबसे घातक ड्रग सिंडिकेट है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कनेक्शन का गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के बीच में है। साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई के लिए यह ड्रग ट्रायंगल बहुत बदनाम है। ड्रग तस्करी का कुख्यात स्रोत है, जिसका केंद्र बिंदु यानी जो सेंट्रल नोडल पॉइंट है वो है म्यांमार। अफीम की खेती में म्यांमार काफी आगे भी रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स नाम दिया है। और जानते हैं आप, 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स है। गोल्डन ट्रायंगल से होकर भांग, गांजा, कोकीन, चरस, वीट, हैश ये भारत आते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तक भी गोल्डन ट्रायंगल की ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। और इसीलिए कहते हैं 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर इसका दायरा फैला हुआ है तो क्यों हाथ बंधे हुए हैं, कहां पर हाथ बंधे हुए हैं, और गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स का किंगपिन कौन है, यही जानना सबसे बड़ी बात है। अब ड्रग्स के कितने दलदल हैं, ड्रग्स के कितने दलदल हैं आप ये समझें। ड्रग्स के प्रकार क्या क्या हैं, कितने टाइप्स हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं। और इनमें भारत कहां पर खड़ा है ये भी आप देखें। अब आप एक एक करके आप देखिए। इनमें हमने दिखाया है ओपियोड, कैनबिस, ATS और कोकीन। अब ओपियोड में ही जो भारत की जो खपत है, ये पूरी दुनिया की खपत को हम दिखा रहे हैं, भारत की खपत को बाद में दिखाएंगे। अगला इन्फोग्राफिक लेकर के आइए। अगला इन्फोग्राफिक तुरंत ही चेंज करके लेकर के आए। मुंबई का ड्रग रूट जो एक्सपोज हुआ है ये भी आप देखें। मुंबई के ड्रग रूट में है मीरा रोड, खारघर, वाशी, पुलवा गांव। फिर से देखिएगा आप, मीरा रोड, खारघर, वाशी और पुलवा गांव, जहां पर यह कहा जाता है कि बाहर से अगर लाओस से आनी है, थाईलैंड से आनी है, म्यांमार से आनी है, बैंकॉक से आनी है, अगर जितने भी सिंडिकेट्स मुंबई में काम कर रहे हैं, इन्हीं 4 जगहों पर सबसे ज्यादा होते हैं। खारघर में, वाशी में, मीरा रोड में, पुलवा गांव में। एलन राव जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? एलन राव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं ग्रेट। ये जो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जो आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ। 86 ग्राम का जो गांजा की रिकवरी है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और ये आप ये कहना कि इनकी जमानत जल्दी हो जाएगी, ये भी बात सही है। रिमांड की बात हो सकती है कि आगे केस को ले जाने के लिए एनसीबी रिमांड मांगे, लेकिन उसके बाद इसकी पेशी के बाद में इनकी जो भारती सिंह की जमानत के बहुत अच्छे चांस, जल्दी चांस हैं, क्योंकि 2.5 किलो तक के लिए स्मॉल क्वांटिटी आती है, जिसमें 6 महीने की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना है, और ये बेलेबल ऑफेंस में आएगा, तो इसमें जमानत होने के चांस ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा। बट इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रैकेट कैसे चल रहा है, इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। क्वांटिटी इज इमटेरियल है, बट इसके साथ रैकेट को अनुजा, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक आपने बहुत काम किया है और अपने ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम किया है। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, सुनिएगा। ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथ की, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 2016 में पूरी दुनिया भर में जितना भी गांजा सप्लाई हुआ ना, उसका 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त हुआ।
अब 2017 में आ जाइए आप, मात्रा बढ़कर के 353 टन गांजे की हो गई जो जब्त किया गया। और वहीं पर चरस का अगर मैं आंकड़ा निकालूं ना, तो 2017 में लगभग 3.5 टन चरस हिंदुस्तान में सीज की गई है। गांजे की खपत सबसे ज्यादा भारत में, चरस की खपत सबसे ज्यादा भारत में, हैश की खपत भारत में, कोकीन की खपत भारत में। ये किंगपिन है कौन? और क्या ये माना जाए कि इन ड्रग रैकेटियर्स के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार बन गया है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप राशिद। आपने जो सर्वे लेकर आए हो, मैं आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, इट्स रियली गुड। और क्योंकि आप तो समझ गए, आप जानते हो, और आप इसने जिस बेखौफी के साथ आप इस चीज को बात कर रहे हैं, आपने यू हैव ओपनड इट अप। बात सबसे बड़ी जो कुछ देर पहले भी आपने बात करी कि मास्टर जी कौन है, देखिए आपने पिक्चर्स देखी होंगी, मास्टर जी कभी कभार आपका साथ में बैठा हुआ बंदा भी होता है, तो इसको भूलेगा मत। मास्टर जी कुड बी अ पॉलिटिशियन, मास्टर जी कुड बी अ पर्सन जो बॉलीवुड में बहुत हाई लेवल पे बात करता होगा, जो आपका बहुत कोई आप जानते होंगे। सो मास्टर जी नाम लेने का मैं भी मास्टर जी हो सकती हूँ। सो आई डोंट नो, यू डोंट नो, यू कांट नो। तो मास्टर जी वो है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अब इस मास्टर जी ने यहाँ पर जो देखा है कि यहाँ पर वो भेज सकता है, कि यहाँ पर जो एरिया है, चैनल कैसे बन सकता है, चैनल लोगों ने बनाया तो बनाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज अ लॉयर मैं ये बात कहूंगी कि इस लॉ को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये जो 1 किलो का जो इन्होंने इसको भी अलाउ किया है, ये मेडिकल यूज में जहां पर जरूरत है उसी जगह पर, नहीं तो हर घर में तो आदमी मेडिकल यूज नहीं कह सकता ना। अब ये सब लोग तो कह नहीं सकते कि मेडिकल यूज है, मैं डिप्रेशन में हूं, है ना, और डिप्रेशन की वजह से हम यूज कर रहे हैं, या मेरे पास मुझे डॉक्टर ने बोला है। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि इसके अगर हम लॉ को ही चेंज कर दे, हम लॉ को चेंज कर दे, और जहां पे 6 महीने को इतनी कम सजा करते हैं, अगर हम इसको बढ़ा दे, देखिए देयर आर मेनी वेज। हमें अगर हमारा विल पावर हो और गवर्नमेंट चाहे तो ये चीजें करी जा सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक हाथ से दे रहे, एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से दे रहे, ये बाटा सिस्टम नहीं चल सकता। इससे आपका जो आने वाला न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं वो नशेड़ी है, ठीक है, वो बच्चे नशेड़ी पैदा होंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए जहां पर भी बच्चों के बारे में बात होती है, वो चाहे जहां पर भी होगी। एलन राव जी, शमशेर पठान जी, अब मैंने जो ड्रग्स के दलदल बताए थे ना, वो ग्राफिक्स हमारे तैयार हो गए हैं, और ड्रग्स के कितने दलदल हैं एक बार हम दिखाते हैं। मुझे इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए। एशिया, भारत और पूरी दुनिया का आंकड़ा हमने निकाला है। अब ये आंकड़े क्या कहते हैं आप समझिएगा इसे। ड्रग के अलग अलग प्रकार होते हैं, इनमें ओपियोड होता है, कैनबिस होता है, एटीएस होता है और कोकीन होती है। अब इनमें भी अगर आप देखेंगे जो खपत होती है ना, ये खपत भारत में कितनी ज्यादा है आप देखें। अगर पूरी दुनिया में ओपियोड की खपत है लगभग 0.70%, अगर 15 से 64 साल की उम्र के लोग पूरी दुनिया में ओपियोड का सेवन करते हैं, तो इनमें जो 0.70% है, इनमें सबसे ज्यादा भारत में होता है। कैनबिस सबसे ज्यादा भारत में, एटीएस सबसे ज्यादा भारत में, और एशिया के अंदर भी सबसे ज्यादा भारत में ही आंकड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब यह है कि ड्रग्स के दलदल में बुरी तरह से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अलग अलग समाज का फैक्शन फंस गया है। लेकिन हम सतीश त्रिपाठी के पास में चलते हैं। सतीश जी, चूंकि हम ये जानते हैं कि भारती सिंह की अपब्रिंगिंग क्या रही है, पंजाब के एक ऐसे घर से आती हैं, उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बहुत रोते रोते ये बताया है कि घर पर खाने के पैसे नहीं होते थे। कई लोग ऐसे संघर्ष करने के लिए आते हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि देखो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स लेना एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। क्या ये माना जाए कि कहीं पर मजबूरी होती है, कहीं पर जरूरी बता दिया जाता है, और एकदम दिमाग में, जहन में ये डाल दिया जाता है, आगे बढ़ना है तो कोकीन लो, कैमरे का सामना करना है तो चरस ले लो, ज्यादा क्रिएटिव होना है, अगर किक लेनी है तो हैश ले लो, वीड ले लो। नहीं राशिद भाई, मैं जरा भी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं अभी अनुजा जी की बात से बहुत सहमत था। मैं भारती सिंह पे भी आता हूं। उन्होंने जो बोला कि एक नया कानून बनना चाहिए हमारे देश में। ये कानून इसलिए बनना चाहिए, ये ऐसा हो जाए कि इन लोगों की हिमाकत ना हो, ये लोग इस धंधे, इस नशे के, इस मकड़ जाल में कहीं से भी फंस जाएं। हमारा यूथ जो बर्बाद हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ इन रोल मॉडलों की वजह से। और कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप कोकीन नहीं लोगे तो आप स्टार नहीं हो सकते हो, आप कोकीन नहीं लोगे या ये गांजा नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये हमारे ऊपर है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास अगर दम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है
इंडस्ट्री में मैंने देखा है कई लोगों को कि किसी के पास काम नहीं होता है और खाली बैठे हुए हैं, मगर वो बड़े बड़े गाड़ियों से और बहुत लेविश जिंदगी जी रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि एक इंडस्ट्री में एक पैरेलल धंधा चल रहा है ड्रग्स का, और कहीं ना कहीं से ये लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। और मैं तो बहुत बड़ा जिम्मेदार मुंबई पुलिस को भी मानता हूं, और शमशेर पठान जी माफ कीजिएगा, मैं जिम्मेदार सभी अधिकारियों को मानता हूं, चाहे वो वर्किंग हो यानी इन सर्विस हो या फिर जो रिटायर हो चुके हों। आपने कहा ना 1980 के दशक के अंत में आपने बहुत बड़े बड़े छापे मारे हैं, आपने बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की जब्त की है। मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों को यह पता है कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, थाईलैंड से लेकर के लाओस तक, म्यांमार से लेकर के बैंकॉक तक, तो आप लोगों ने यहां से कितने संपर्क किए हैं, इन देशों के साथ में कितने संपर्क किए इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए, इस गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स की रीढ़ को तोड़ने के लिए? ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है भाई, ये कोई मुंबई पुलिस का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। शुड बी डन एट इंटरनेशनल लेवल और इट शुड बी डन एट द नेशनल लेवल। आई विल आस्क द क्वेश्चन टू यू, व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू नेशनल एनसीबी तो पूरा नेशनल पूरा देखती है ना, पूरा इंडिया देखती है पूरा, हम तो मुंबई देखते हैं खाली। उन्होंने क्या पूछा अब तक के? आप क्लीन चिट क्यों थे उनको? वो पकड़ लिए, आप उनको सर पे लेकर फिर रहे हो। बड़ा फेलियर एनसीबी का इसके अंदर, मुंबई पुलिस। शमशेर पठान जी आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे एनसीबी से पूछो, एनसीबी से पूछूंगा तो वो कहेंगे कि नेताओं से पूछो, नेताओं से पूछूंगा तो वो कहेंगे पॉलिसी से पूछो, जब पॉलिसी मेकर से पूछूंगा तो वो कहेंगे कानून बनाने वालों से पूछो, जब कानून बनाने वालों से पूछूंगा वो कहेंगे कि एग्जीक्यूट करने वालों से पूछो। यहीं पर गोल 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 घूम करके ही रह गए। और यही एक वजह है कि ड्रग्स के मकर जाल में न सिर्फ माया जाल है बल्कि ड्रग्स के मकर जाल में हिंदुस्तान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ उर्वशी, आपके पास थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा, लेकिन सवाल वहीं पर है, अगर माया नगरी मुंबई ड्रग्स के जाल में फंसी है तो फिर पेडलर कौन है, सिंडिकेट कहां तक चल रहा है, तार मुंबई से अलग जाकर के किन किन राज्यों से जुड़े हैं और राज्यों के बाद किन किन देशों के साथ में जुड़े हैं, और अगर ये सिंडिकेट चलता ही रहा इसमें कौन है बड़ी मछली? क्या नेता है, क्या अभिनेता है, पिछली पर्सनालिटी है, या फिर कोई और है जो दुबई में बैठा है, लाओस में बैठा है, थाईलैंड में बैठा है या फिर बैंकॉक में बैठा है? और इस रीढ़ पर वार होना बहुत जरूरी है। एनसीबी ने शुरुआत की है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरा सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए।